हेलो, कैसे हैं आप? आज हम कक्षा 10वीं हिंदी में आधुनिक काल पढ़ेंगे। आधुनिक काल का जो समय है वह 1843 से अभी तक का माना जाता है और ये कहा जाता है कि इस काल में हिंदी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। इस काल में अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध जन जागरण, समाज सुधार और नारी जागृति, भाषा परिमार्जन आदि विषयों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित रहा है रचनाकारों का। और आधुनिक चेतना से युक्त होने के कारण ही इस काल को आधुनिक काल कहा जाता है। इस काल का काव्य भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के क्रम में विभाजित है। तो सबसे पहले हम आधुनिक काल में जो पहला युग है, इस काल के काव्य का पहला युग अर्थात भारतेंदु युग के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतेंदु युग से तात्पर्य है कि निश्चित रूप से इस काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। अर्थात भारतेंदु युग का जो समय है वह 1843 से 1900 तक का माना जाता है और विराट व्यक्तित्व के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है भारतेंदु युग। इस काल के काव्य में जनचेतना, राष्ट्रीयता, समाज उद्धार आदि का स्वर मुखरित हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र आदि जो थे वो प्रमुख रूप से प्रमुख कवि हैं इस काल के। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे इस युग की प्रमुख विशेषताओं की। तो सबसे पहले हम बात करें भाव पक्ष में। भाव पक्ष में हम देखते हैं इसमें 4 बिंदु दिए हुए हैं। और पहली बात है देश प्रेम की भावना। अर्थात इस युग में जितने भी रचनाकार हुए, सभी रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रचनाएं लिखी हैं और अंग्रेजी शासन के अन्याय, क्रूरता, अत्याचार, शोषण आदि इनका विरोध किया है और अपनी रचनाओं में देश प्रेम की भावना को समाहित किया है। जो भी रचनाएं आप इस युग की देखेंगे तो वो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत आपको मिलेंगी। तो इसके बाद दूसरा बिंदु आता है जनजीवन का चित्रण। भारतेंदु युग के जितने भी रचनाकार हुए हैं सभी ने अपनी रचनाओं में कुरीतियों, धार्मिक पाखंडों, मिथ्याचारों, अंग्रेजी सभ्यता पर व्यंग, अकाल, महामारी आदि के बारे में अपनी रचनाओं को जगह दी है। अर्थात उस समय का जो जनजीवन था उसका चित्रण इन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से किया है कि क्या क्या परिस्थितियां थी, किस तरह से अंग्रेज लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, अकाल, महामारी और लोगों में बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास था। तो इन पर बहुत ही फोकस किया गया है। तीसरी बात यदि हम देखें तो प्राचीन एवं नवीन का समन्वय हमको देखने को मिलता है। अर्थात रचनाकारों ने राधा कृष्ण के बारे में यदि लिखा है तो उन्होंने दूसरी ओर स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार, धार्मिक पाखंडों के बारे में भी लिखा है, उनका उपहास उड़ाया है, विरोध किया है उनका। तो प्राचीन अर्थात राधा कृष्ण के बारे में, नवीन यानी उस समय के जो अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड, स्त्रियों पर अत्याचार, इसके बारे में भी अपनी रचनाओं को जगह दी है। चौथी बात है प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का अंकन। तो इस युग के जितने भी रचनाकार हैं सभी ने प्रेम, सौंदर्य को और प्रकृति के चित्रण को अपनी रचनाओं में विशेष तौर से जगह दी है। तो इस तरह से इसके युग के 4 बिंदु मुख्य हैं। नंबर 1 देश प्रेम की भावना, दूसरा है जनजीवन का चित्रण और तीसरी बात है प्राचीन एवं नवीन का समन्वय और चौथा है प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का अंकन। तो ये थे भाव पक्ष, इन्हें हमने विशेषताओं में देखा। तो पहले भाव पक्ष, अब हम देखते हैं कला पक्ष। तो इस युग की भाषा शैली की बात यदि हम करें तो जो पद्य रचनाएं की जा रही थी उनकी भाषा तो ब्रज होती थी, लेकिन जो रचनाएं गद्य में की जा रही थी
उन सभी की जो भाषा होती थी वो खड़ी बोली थी। और खड़ी बोली में भी पद्य रचनाओं का किया गया है, प्रयास हो रहा था, लेकिन मुख्य तौर से पद्य की जो भाषा थी वो ब्रज थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। दूसरी विशेषता है इस युग की रचनाओं की छंद एवं अलंकार, अर्थात इस युग में जो भी रचनाएं की गई उनमें कवित्व, सवैया, रोला, छप्पा आदि, और इसके अलावा इनमें खासतौर से अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से कला पक्ष में यदि हम देखें तो दो विशेषताएं खासतौर से निकल के आती हैं। नंबर एक तो है भाषा शैली और दूसरी बात है छंद एवं अलंकार।